और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलो अब आगे चलते हैं। देखिए, कल आप लोग से ये डिस्कस हुआ था कि जो हम लोग की सीआरपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि। और सीआरपीसी में जो स्ट्रक्चर है 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। क्या सीआरपीसी पूरी की पूरी प्रोसीजरल लॉ है या उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न है जो सब्सटेंटिव लॉ का भी है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो आप लोग से पूछा जाता है कि जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ है, तो आप कहते हैं हाँ प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। क्या सीआरपीसी का कोई ऐसा प्रोविज़न भी है जो सब्सटेंटिव है, मौलिक विधि का है? आप बोलिएगा यस। हाँ, देखिए सीआरपीसी के जो 37 चैप्टर हैं, इसमें से 2 चैप्टर पूरा का पूरा सब्सटेंटिव लॉ का है, मौलिक विधि का है, मौलिक विधि का। 35 चैप्टर सीआरपीसी के हैं प्रोसीजरल लॉ के, और 2 चैप्टर इसके हैं सब्सटेंटिव लॉ के, मौलिक विधि के। आप लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लीजिए। मैथमेटिकल इक्वेशन ये लिखिए, 37 इज इक्वल टू 35 प्लस 2। 37 चैप्टर्स ऐसे लिखिए, 37 चैप्टर्स इज इक्वल टू 35 चैप्टर प्लस 2 चैप्टर्स। 35 को आप लिख लीजिए प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। इसमें से जो 35 है, इसके आगे भी लिख लीजिए ब्रैकेट में प्रोसीजरल लॉ। जो 2 चैप्टर हमने आपको प्लस लिखा है, इसको आप लिख लीजिए सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि, मौलिक विधि। अब आपको ये जानना है कि जो हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं, उसमें से ऐसा कौन सा 2 चैप्टर है जिसको कि हम लोग सब्सटेंटिव लॉ के नाम से जानते हैं? तो देखिए, एक है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 सीआरपीसी का सब्सटेंटिव लॉ है। चैप्टर 9 का जो टाइटल है, भरण पोषण, भरण पोषण मेंटेनेंस, भरण पोषण मेंटेनेंस। ये सीआरपीसी का, ध्यान रखिएगा, ये जो है, हेलो, देखिए क्लास क्लास चल रही है, 9 क्लास चल रही है, 9 बजे फ़ोन करिएगा, 9 बजे। तो जो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 9 है, उसका टाइटल है भरण पोषण मेंटेनेंस, और सेक्शन है 125 से 128, 125 से 128। एक तो ये चैप्टर नंबर 9 हो गया। दूसरा चैप्टर नंबर 11, अध्याय 11। जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका टाइटल है अपराधों के निवारण के कार्य, अपराधों के निवारण के कार्य, प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ ऑफेंसेस। इसमें जो सेक्शन है 149 से 153, 149 से 153, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 चैप्टर आपके सब्सटेंटिव लॉ के हैं। बाकी जितने भी 35 चैप्टर और रिमेनिंग हैं, वो पूरे के पूरे प्रोसीजर लॉ हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ गया होगा आप लोग को? अब देखिए, हम लोग सीआरपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिमिनल कोड्स। जो क्रिमिनल कोड है सीआरपीसी में,
उनका क्या जुरिस्डिक्शंस होता है, क्या क्या वो लोग दंड दे सकते हैं, क्या उनको क्षेत्राधिकार मिला है, ये हम लोग आज क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो दो सेक्शन 28 29 सीआरपीसी के सेक्शन 28 और 29, धारा 28 और धारा 29। देखिए, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं कौन कौन सी हैं जो दंड देती हैं। एक होता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट और एक होता है सेशन जज की कोर्ट और तीसरा होता है हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट क्रिमिनल का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का कोर्ट है। तो हम लोग पहले छोटे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो देखिए, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल जज की, पीसीएसजे की, तो जब आप लोग सेलेक्ट होंगे तो आप लोग जो मजिस्ट्रेट बनेंगे वो आप लोग का डिजिग्नेशन होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटे मजिस्ट्रेट होते। इनके ऊपर होते हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखिए, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टेड होते हैं, महानगर में, जैसे मान लीजिए यूपी का कानपुर है, लखनऊ है, बिहार का पटना है, मध्य प्रदेश का जबलपुर है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब ये पोस्टेड होते हैं तो इनका नाम होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टेड होते हैं तो इनको कहा जाता है महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जब इनकी पोस्टिंग ऐसे ज़िले में होती है जो महानगर नहीं है तो इनका नाम होता है एसीजीएम, एसीजीएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। एक तो ये आप लोग जानो। और देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी किसको कहते हैं? ऐसा जिला, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसके शहर की आबादी, शहर की, अर्बन एरिया की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर। तो ऐसे नगर को बोला जाता है महानगर, ऐसे नगर को बोला जाता है महानगर। और महानगर को इंग्लिश में कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये हो गए दो प्रकार के मजिस्ट्रेट। इसके ऊपर होते हैं सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। देखिए, सीजीएम के बारे में भी जान लीजिए। जब कोई सीजीएम मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टेड रहेंगे तो उनका नाम होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर वो सीजीएम ऐसे ज़िले में पोस्टेड है जो महानगर नहीं है तो उनका नाम केवल सीजीएम होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। देखिए, ये तीन हो गए मजिस्ट्रेट। फिर से आप लोग रिवाइज कर लो। फर्स्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सीजीएम। फर्स्ट क्लास सॉरी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सीजीएम। बस ये ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बारी आएगी तो आपको ये बहुत सावधानी बरतनी है कि अगर वो महानगर में पोस्टेड हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
जैसे देखिए दिल्ली की जो 30 हजारी कोर्ट है, दिल्ली के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर सारे मजिस्ट्रेट कहलाते हैं फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्यों विजय तिवारी, आप प्रैक्टिस में जाते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट मिलते हैं आपको वहाँ पर? सर कभी। हाँ, ये ध्यान यस रखिएगा, क्योंकि दिल्ली हमारा महानगर है, तो वहाँ पे सारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। और जो वहाँ पे सीजीएम होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। अब आइए सेशन में। देखिए सेशन में सबसे छोटे जज जो होते हैं, उनका नाम होता है असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। इसके ऊपर जो सेशन में जज होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एडिशनल सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश। और उसके ऊपर जो जज होते हैं क्रिमिनल के, उनको हम लोग कहते हैं सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। ये 3 हो गए सेशन में, 3 हो गए मजिस्ट्रेट में, 3 हो गए सेशन में। और इन सब के ऊपर जो क्रिमिनल की सबसे बड़ी कोर्ट है, जिसका जिक्र सेक्शन 28 में किया गया है, वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, तो ये आप लोग को सीरीज याद होनी चाहिए। सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट हाई कोर्ट, उससे छोटी सेशन कोर्ट, उससे छोटी एडिशनल सेशन कोर्ट, उससे छोटी असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट, उससे छोटी सीजीएम की कोर्ट, उससे छोटी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, और उससे छोटी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट। ठीक है? सर कहीं चाहे कहीं ACJM लिखा हुआ मिलता है। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, अभी हमने बताया ना, आपने नहीं सुना, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेंगे तो उनको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है तो उनको कहा जाता है एसीजीएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसे नगर जो महानगर नहीं है। तो आप लोग टॉप से बॉटम की ओर और बॉटम से टॉप की ओर, यानी नीचे से ऊपर याद करो, ऊपर से नीचे याद करो। ठीक है? तो 7 आपको याद करने हैं। याद हो जाएगा आसानी से? एक बार हम चलो फिर से आपके साथ रिवाइज कर देते हैं, तब इनका जुरिस्डिक्शंस बताते हैं। चलो सबसे पहले नीचे से ऊपर चलते हैं। सबसे नीचे छोटे, सबसे छोटा मजिस्ट्रेट होता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो आप लोग बनोगे, और इससे छोटा कोई मजिस्ट्रेट नहीं होता। इसके ऊपर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वहाँ पर आप लिख लेना कि अगर वो महानगर में है तो उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे। अगर वो महानगर में नहीं है तो उनको कहेंगे एसीजीएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके ऊपर जो होते हैं सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। अगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के सीजीएम होंगे तब इनका नाम हो जाएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। जजेस में आइए। सबसे क्रिमिनल के छोटे जज असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। इसके ऊपर एडिशनल सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश। इसके ऊपर सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। और इन सब के ऊपर स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर होता है हाई कोर्ट। अब आपसे एपीओ के एग्ज़ाम में, सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिले का सबसे बड़ा सत्र का न्यायालय। आपका आंसर होगा जिले का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट। अब आप बताएंगे सेशन कोर्ट।
जिले का सॉरी राज्य का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय, तो आपका टिक लगेगा हाई कोर्ट। ठीक है। अब ये जो मजिस्ट्रेट या जजेस या हाई कोर्ट है, ये कितना कितना दंड दे सकते, इनके दंड देने की सीमा क्या है, ये आपको बहुत बारीकी से याद करना है। 100% इससे क्वेश्चन आपके जुडिशरी में और एपीओ के एग्जाम में आते हैं। चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटे हैं सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये क्या दंड दे सकते, 1 साल का कारावास या 5,000 रुपया जुर्माना या दोनों। जो सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट है, इनका क्षेत्राधिकार है 1 साल का कारावास या 5,000 रुपया जुर्माना या दोनों। ठीक। अब आ जाओ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। देखो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एसीजीएम, सबकी पावर बराबर है। ये लोग 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपया तक का जुर्माना या दोनों, या दोनों। अब आते हैं हम लोग सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनको क्या अधिकार दिया गया, 7 वर्ष तक का कारावास, सात वर्ष तक का कारावास या अनिर्धारित जुर्माना, कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं, फाइन, या दोनों, या दोनों। अब आते हैं हम लोग सहायक सत्र न्यायाधीश, असिस्टेंट सेशन जज। ये 10 वर्ष तक का कारावास की सजा दे सकते हैं, 10 वर्ष तक के कारावास या अनिर्धारित जुर्माना या दोनों, या दोनों। ये ध्यान रखिएगा, जो सहायक सत्र न्यायाधीश है, ये डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकते, ये आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकते, ये 10 वर्ष के ऊपर की सजा नहीं दे सकते। अब हम लोग एडिशनल सेशन जज या सेशन जज। देखिए एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की पावर बराबर। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की क्रिमिनल मैटर में पावर बराबर। तो इनके लिए कहा गया है लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी पनिशमेंट, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड ये दे सकते हैं, और कोई कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं या दोनों। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि विधि द्वारा प्राधिकृत दंड कौन कौन से होते हैं, लॉ कौन कौन सा दंड बताता है। इसका डियर स्टूडेंट आंसर मिलता है आईपीसी के सेक्शन 53। कोई भी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कौन कौन सा दंड दे सकता है, इसका आंसर मिलता है आईपीसी की धारा 53 में। देखिए जब आईपीसी हम लोग की 1860 में बनी, 1860 में, लॉर्ड मैकाले महोदय के द्वारा, तो उस समय उसमें 6 प्रकार के दंड बताए गए सेक्शन 53 आईपीसी में। कौन कौन से दंड थे, मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस पहला, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या उम्र कैद, तीसरा लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, आजीवन पर्यावसान, जिसको कहा जाता था काला पानी, काला पानी।
और 4th नंबर पर कारावास सादा या कठोर। 5वें नंबर पर संपत्ति का जब्तीकरण। और 6ठे नंबर पर जुर्माना या अर्थदंड, फाइन। पहला डेथ सेंटेंस, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, 4th नंबर पे इम्प्रिजनमेंट, टेम्पल और रेगरस, 5th नंबर पर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 6th नंबर पर फाइन। ये लॉर्ड मैकाले ने 53 में ड्राफ्ट किया। लेकिन जब 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट कर लिया गया तो उसमें आर्टिकल नंबर 21, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में था लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति के को हम लोग भूख प्यास से तड़पा तड़पा के नहीं मार सकते। और काला पानी की जो सजा थी वो यही थी। जो तीसरे नंबर की सजा है काला पानी, उसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति को काला पानी के दंड मिलता था आजीवन पर्यवसान को, उसको ले जाके किसी आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था, टापू पर। या तो वो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाता था, या फिर वो व्यक्ति को कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर खा जाता था। तो ये जो दंड होता था ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा था। तो जो भारत सरकार ने 1949 में ये जो आजीवन पर्यवसान का दंड था इसको कर दिया खत्म। अब हमारे पास 5 प्रकार के दंड हैं। डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रेगरस, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास सादा या कठोर, संपत्ति का जब्तीकरण और जुर्माना या अर्थदंड। तो ये कहा गया कि जो एडिशनल सेशन जज और सेशन जज हैं ये कोई भी दंड दे सकते। ये किसी को आजीवन कारावास दे सकते हैं, किसी को फांसी की सजा दे सकते, कुछ भी दे सकते। लेकिन ये डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा दे तो सकते हैं, लेकिन इनके फांसी की सजा को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। और दंड अगर ये देते हैं, आजीवन कारावास देते हैं, 10 वर्ष का कारावास देते, जो देते वो तो लागू हो जाएगा। लेकिन जो डेथ सेंटेंस देंगे, फांसी की सजा देंगे, ये तुरंत लागू नहीं होगा। इसमें क्या प्रावधान है? जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज किसी को फांसी की सजा देंगे तो उनका जजमेंट, उनका ऑर्डर हाई कोर्ट भेजा जाएगा। और जो भेजा जाता है वो सीआरपीसी के सेक्शन 366, सीआरपीसी की धारा 366 में सेशन जज के द्वारा डेथ सेंटेंस को भेजा जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट को फॉर कंफर्मेशन। सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय के जजमेंट का पुष्टिकरण करने के लिए हाई कोर्ट भेजा जाता है सेक्शन 366 में। और 369 में कहा गया 2 जजेस इसका पुष्टिकरण करेंगे। अब देखिए, जब कंफर्मेशन के लिए भेजा जाएगा तो हाई कोर्ट के पास 3 अधिकार है। पहला, सेशन जज ने जिसको फांसी की सजा दिया है उसको हाँ कर दे, कंफर्म कर दे कि ठीक सजा सही दिया है। नंबर 2, सजा को दोष मुक्त में बदल दे, कन्विक्शन को, फांसी की सजा को बाइज्जत बरी। और तीसरा, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में या कुछ वर्षों के कारावास में बदल दे। यह हाई कोर्ट को पावर दिया गया है।
तो ये तो देखिए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का डेथ सेंटेंस पर ये बात कही गई है। अब आता है हाई कोर्ट। क्रिमिनल का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट है, जो सेक्शन 21 के नंबर 1 पर दिया गया है। जो सीआरपीसी आप लोग पढ़ते हैं, उसका जो सेक्शन 28 है, उसका नंबर 1 पर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या दंड दे सकता है? तो ये कहा गया हाई कोर्ट भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। हाई कोर्ट भी लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। यानी आईपीसी की जो सेक्शन 53 है, धारा 53 है, उसमें वो कोई भी दंड दे सकता है। अब अगर हाई कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दिया, डेथ सेंटेंस दिया, तो ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन नहीं होता, वो लागू हो जाता है, वो किसी भी बड़ी कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए नहीं भेजा जाता। यही पावर केवल अंतर है सेशन जज में हाई कोर्ट में। सेशन जज अगर किसी को मृत्यु दंड देगा तो उसका कंफर्मेशन जरूरी है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा सेक्शन 366 सीआरपीसी में, तब तक किसी को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने किसी को भी दे दिया मृत्यु दंड, तो उसका कंफर्मेशन होना जरूरी नहीं है। यही दोनों में अंतर है। और सेशन जज के क्रिमिनल कोर्ट में और हाई कोर्ट के क्रिमिनल कोर्ट में कोई पावर में और अंतर नहीं है। देखिए, जब कभी सेशन जज किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं और हाई कोर्ट का द्वारा उसका पुष्टिकरण हो जाता है कि सेशन जज ने जो सजा दिया वो सही, तो हाई कोर्ट कंफर्मेशन लेटर भेज देता है सेशन जज के पास कि आपका जो जजमेंट है वो कंफर्म हमने कर दिया। अब सेशन जज क्या करेंगे? सेशन जज के जजमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंफर्म करके सेशन जज को वापस भेज दिया। अब सेशन जज क्या करेंगे? अब सेशन जज वारंट जारी करेंगे, और ये वारंट होगा डेथ वारंट। डेथ वारंट और डेथ वारंट जारी होगा जेल सुपरिटेंडेंट के नाम, जेल अधीक्षक के नाम ये जारी होगा। इस बीच में जो अपराधी है वो जेल में निरुद्ध रहेगा। डेथ सेंटेंस इसलिए जारी करेंगे कि आप अपने जेल में इसको फांसी पे चढ़ाने की व्यवस्था करें, तैयारी करें। जैसे सेशन जज का लेटर जेल सुपरिटेंडेंट के पास आएगा, जेल सुपरिटेंडेंट इसकी सूचना तत्काल इमीडिएटली जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, डीएम को, और डीएम चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ को देंगे, और डीएम वो डेट फाइनल करेंगे किस डेट पर फांसी देनी है। उस डेट की सूचना चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ को दे दी जाएगी। अब जो डेट फाइनल होगी उस दिन कौन कौन से लोग जेल में रहेंगे? एक तो जो अपराधी है जिसको फांसी पे चढ़ाना है वो रहेगा। दूसरा जो जल्लाद है जो फांसी पे चढ़ाएगा वो रहेगा। तीसरा जेल का सुपरिटेंडेंट जिसके जेल में फांसी दी जानी है वो रहेगा। और उस जिले का जिलाधिकारी डीएम रहेगा। और उस जिले का चीफ मेडिकल ऑफिसर। 5 लोग रहेंगे, छठा कोई नहीं रहेगा। अब देखिए एक एक व्यक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है। जो जल्लाद है वो अपराधी को फांसी के फंदे पर लटकाएगा, और जब वो व्यक्ति अपराधी फांसी के फंदे से नीचे गिरा दिया जाएगा, जो 5-6 फीट गहरा कुआं होता है, तो उस जगह पर सबसे पहले जाएंगे सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर।
चीफ मेडिकल ऑफिसर ये आइडेंटिफाई करेंगे ये डेड बॉडी है, अब ये व्यक्ति मर गया। फिर जेल सुपरिटेंडेंट टीमों के आइडेंटिफिकेशन पर अपना सिग्नेचर करेंगे कि मेरे जेल में फांसी दी गई। उसी पर डीएम महोदय अपना कंफर्मेशन करेंगे कि मेरे जिले में मेरी निगरानी में फांसी दी गई। और ये जो पत्रावली है, फाइल है, ये फिर भेज दी जाएगी सेशन जज को। इसलिए भेज दी जाएगी कि आपका ऑर्डर का कंप्लायंस हो गया, जो आपने आदेश दिया था कि इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, वो फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया। तो जो सेशन जज है अब एक और ऑर्डर पास करेंगे। वो ऑर्डर ये पास करेंगे कि अब इस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए, अब इस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए प्रशासन से, ताकि उसके घर वाले इसका डेथ सर्टिफिकेट ले सके और जो लाइबिलिटीज़ इसके ऊपर है उस लाइबिलिटी से इसको फ्री कर दिया जाए। ये इतना मटेरियल अगर आपके पास रहेगा, नॉलेज में रहेगा, तभी आप मेंस में क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे, इंटरव्यू में सही आंसर दे पाएंगे और एक अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में आप अपने को स्थापित कर पाएंगे। तो आज हमने आप लोग को जो टॉपिक्स सोचा था वो हमने आप लोग के सामने रखा। अगर कोई कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ न समझ में आई हो तो आप लोग पूछ लें। किसी को कुछ दिक्कत हो, कोई बात में डाउट हो तो पूछ सकता है। कुछ पूछना है? ASJ and additional session judge and session judge equivalent as a ADJ and DJ. नहीं, देखिए Am I right, sir? एडीजे जो होते हैं वो सिविल नेचर का सूट सुनते हैं Okay. और जो डीजे होते हैं वो भी सिविल नेचर का सुनते हैं। देखिए, जो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। व्यक्ति एक ही होते हैं जब वो सिविल नेचर का, अमन मोबाइल म्यूट कर लो, जब वो सिविल केस को सुनते हैं तो उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे। जब वो क्रिमिनल केस को सुनते हैं तो उनको कहते हैं सेशन जज। Okay, इसी sir. प्रकार जो एडीजे आप लोग बोलते हैं उनका नाम एडीजे नहीं है, उनका नाम है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। एडिशनल Okay, sir. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जब वो सिविल नेचर का सूट सुनते हैं तो उनको कहते हैं एडीजे, जब वो क्रिमिनल नेचर का सूट सुनते हैं तो उनको कहते हैं एडिशनल सेशन जज। Okay, sir. और कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. Thank you. चलिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को कुछ बातें हम बता देते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के एडमिटेड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, उनकी क्लास 8 बजे ही रहेगी कल, और कल हम लोग सीआरपीसी को आगे प्रोसीड करेंगे। जो स्टूडेंट ने डेमो की डिमांड किया था, जिनको डेमो का चांस दिया गया, वो लोग अपना एडमिशन ले लेंगे और सर से बात कर लेंगे। अभी हम क्लास के बाद 8:30 बजे तक फ्री रहेंगे, क्योंकि 8:30 के बाद हमें एक दूसरे काम में बिज़ी होना है। ठीक है? तो जो लोगों ने अपने डेमो क्लास लिया, वो अपनी रेगुलर क्लास को कन्वर्ट कराने के लिए सर से बात करके अपना रेगुलर एडमिशन ले लें, ताकि कल से उनको सीआरपीसी की जो क्लास है वो सिस्टमेटिक रूप में मिलने लगे और सीआरपीसी की क्लास तेज़ी से चलेगी। कल है फ्राइडे। सैटरडे को आप लोग के बीच में एक आएंगे साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, यंग लेडीज़, बिल्कुल नई अभी साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक। वो आप लोग को ये बताएंगे कि कंपटीशन के दौरान डिप्रेशन ना आने पाए। जो आप लोग कंपटीशन के दौरान भूल जाते हैं कि सर सेक्शन भूल गई है, केस लॉ भूल गया है, वो कैसे रखें, या कभी कभी आप लोग के दिमाग में निगेटिव बात आने लगती है, नकारात्मक सोच आने लगती है, वो ना आने पाए।
तो उनको हमने इनवाइट किया है, मिस हैरी, ठीक है। वो आप लोग को, लेकिन उसका टाइम सैटरडे को 7 PM पर है, वो शाम को 7 बजे है। तो फिर हम लोग कल अपने टाइम पर 8 बजे मिलेंगे, और जो लोग न्यूली स्टूडेंट हैं उनको हमने बता दिया है। तो फिर उनका एडमिशन होने के बाद बैच नंबर 1 में क्लास चलेगा। इस समय एक्सक्यूज मी जो सर, इस समय जो सभी लोग की क्लास चल रही है बैच नंबर 11 पर, नए लोगों को जो चांस दिया गया है। लेकिन जो रेगुलर क्लास है वो कल से चलेगी बैच नंबर 1 पर, शाम को 8 बजे, तो ठीक है। सर हाँ जो हम लोगों की 7 PM पे क्लास रेगुलर होती थी उसका टाइम चेंज कर दिया गया अब। हाँ, एक्चुअली हम थोड़ा 7 बजे किसी काम से बिजी हैं दिसंबर तक, तो आप लोग के सर रेगुलर टाइम रहेगा 8 बजे, ओके सर, ठीक है। कल कंफ्यूजन में इसीलिए छूट नहीं गया नहीं, सर। आप लोग की क्लास 8 बजे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।